चैप्टर्स 1949, 1950, 1951, 1952 चैप्टर स्टार्ट चैप्टर 1949 एक ही वार में सर कलम। इमॉर्टल किलर मूव 5 रोटेशनल डिस्ट्रक्शन 5 एलिमेंट्स ग्रैंडमास्टर गुस्से में चिल्लाया। उसने अपनी हथेलियां आसमान की तरफ करके धक्का दिया और एक 5 रंग का रिंग सामने आ गया। यह रिंग आसमान की तरफ उड़ा और एक जबरदस्त अट्रैक्शन फोर्स छोड़ने लगा जो हर तरह के किलर मूव्स और यहां तक कि डेसोलेट बीस्ट्स को भी अपनी तरफ खींच रहा था। हेवनली कोर्ट की डिफेंसिव लाइन में अफरा तफरी मच गई। हमला करो। सदर्न बॉर्डर के गू इमॉर्टल्स ने इस मौके का फायदा उठाया और रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस ग्रेट स्पेस टेंपल को एक्टिवेट करके इस गैप से अंदर घुसने की कोशिश की। हेवनली कोर्ट के यूजूजी ने दांत पीसते हुए ग्रेट स्पेस टेंपल की तरफ इशारा किया और चिल्लाया, जाओ। उसके आसपास तैर रहे ज्यादातर जड़े के मोती उड़कर ग्रेट स्पेस टेंपल से टकराए और फट गए। बम बम बम। जड़े के मोतियों के धमाके बादलों की गरज जैसे गूंजे। जड़े के टुकड़े हर तरफ बिखर गए और ग्रेट स्पेस टेंपल से चिपक गए। इस रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस की स्पीड को कई गुना धीमा कर दिया। इस मौके का फायदा उठाकर हेवनली कोर्ट के मेंबर्स ने जल्दी से तकवीयत पहुंचाई और अपनी पूरी ताकत लगाकर ग्रेट स्पेस टेंपल को बाहर धकेल दिया। लेकिन भले ही ग्रेट स्पेस टेंपल को बाहर कर दिया गया था, दूसरी तरफ वू योंग ने अपना मूव चल दिया था। इमॉर्टल किलर मूव फिंगर विंड ड्रैगन। इमॉर्टल किलर मूव केओटिक शूटिंग ब्लेड्स। वू योंग ने अपनी उंगलियों को लगातार झटका और कई काले जड़े के कीड़े फेंके। ये छोटे कीड़े हवा में उड़ते ही बड़े होने लगे, पहले 10 फीट, फिर 50 फीट और फिर 150 फीट तक पहुंच गए। बस कुछ ही सांसों में वो 220 फीट लंबे खूंखार हवा के ड्रैगन्स बन गए। अपने दांत दिखाते हुए हेवनली कोर्ट की डिफेंसिव लाइन पर हमला कर दिया। वू योंग की आंख में हरी रोशनी चमकी, हवा के ड्रैगन्स दहाड़े और अनेकों जेड विंड ब्लेड्स में बदल गए जो हर तरफ तेजी से उड़ने लगे। यह विंड ब्लेड्स बहुत तेज अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को काट रहे थे। हेवनली कोर्ट की मेन फोर्स सिर्फ दांत पीसकर अनकिलर मूव्स का सामना कर सकती थी। जब वो लोग इसमें बिजी इस मौके का फायदा उठाकर वू योंग पलटा और डिफेंस लाइन के अंदर घुस गया। सोचना भी मत। एक नाजुक आवाज गूंजी, आसमान में फूलों की पंखुड़ियां उड़ने लगी। वान जी होंग ने वू योंग को रोक लिया। वो वू योंग पर पूरी तरह से नजर रखे हुए थी, जरा सी भी लापरवाही नहीं कर रही थी। जैसे हाई वू योंग ने मूव किया, वो इस गैप को भरने के लिए आ गई। वू योंग ने एक आह भरी और उस अपना प्लान छोड़ना पड़ा। कि जे ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग के अंदर सदर्न बॉर्डर के गू इमॉर्टल्स ईस्टर्न सी के गू इमॉर्टल हुआ काइयो की तरफ चिल्ला रहे थे, जल्दी अंदर जाओ। पहले वान जी होंग, हुआ काइयो और किंग युएन से लड़ रही थी। अभी वान जी होंग डिफेंसिव गैप भरने चली गई, जिसकी वजह से एक छेड़ बन गया, जिससे हुआ काइयो और किंग युएन को डिफेंसिव लाइन में घुसने का मौका मिल गया। हुआ काइयो और किंग युएन ने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि दूसरे का अंदर घुसने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए उन दोनों ने उसी जगह पर लड़ने का फैसला किया। आगे बढ़ने का उनका कोई मन नहीं था। लोगों की मर्जी ईस्टर्न सी के इमॉर्टल्स के इरादों पर असर डाल रही थी, लेकिन असर लिमिटेड था। अभी हुआ काइयो और किंग युएन को पहले से ही पछतावा हो रहा था कि वो जोश में आकर हेवनली कोर्ट की इस आखिरी लड़ाई में शामिल ही क्यों हुए। क्या सेंट्रल कॉन्टिनेंट में आराम से इमॉर्टल मटेरियल्स लूटना ज्यादा अच्छा और आसान नहीं था? यहां मौत से लड़ने की क्या जरूरत थी? वो बेवकूफ नहीं थे जो सबसे पहले डिफेंसिव लाइन में घुसेगा। यूस्पा हेवनली कोर्ट की फौज जबरदस्त पलटवार करेगी। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो शायद वो मार भी दिए जाएंगे। यही समझकर वान जी होंग हिम्मत करके डिफेंसिव गैप को भरने और वू योंग को रोकने चली गई थी। ईस्टर्न सी के गू इमॉर्टल्स की फितरत ही ऐसी है। वान जी होंग की एड़ तेजी से चमकी, यूज ईस्टर्न सी के बारे में गहरी समझ थी। लेकिन अगले हाइपैल शीमियाओ अचानक हेवनली कोर्ट की डिफेंसिव लाइन में घुस गया। वो भी एक ईस्टर्न सी गू इमॉर्टल था। हेवनली कोर्ट की मेन फोर्स बड़ी मुश्किल से डिफेंसिव लाइन को संभाल पा रही थी और जब उन पर दबाव बढ़ता तो वो ईस्टर्न सी के गू इमॉर्टल्स के सामने डिफेंसिव गैप छोड़ देते थे। लेकिन हेवनली कोर्ट की मेन फोर्स ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि शी मियाओ पहले से हाई ड्रैगन प्लस के कंट्रोल में था और एक ड्रैगन जनरल बन चुका था, जिसे लड़ाई में मरने का कोई डर नहीं था। हेवनली कोर्ट की मेन फोर्स हैरान रह गई और शी मियाओ आराम से डिफेंसिव लाइन के अंदर घुसकर हेवन ओवरसीन टावर के पास पहुंच गया। जैसे ही वो अंदर घुसने वाला था, एक शख्स अचानक शी मियाओ के सामने आ गया। सपने में भी मत सोचना। ड्यूक लॉन्ग की आवाज शी मियाओ के कानों में गूंजी। शी मियाओ ने पहले ही अपना डिफेंस तैयार कर लिया था। उसकी खाल पत्थर की एक परत जैसी थी, बहुत ज्यादा मजबूत।
लेकिन उसकी सख्त खाल को ड्यूक लॉन्ग के दाहिने हाथ ने तुरंत चीर दिया और उसकी गर्दन को मजबूती से पकड़ लिया। शी मियाओ को तुरंत सांस घुटने का एहसास हुआ। ड्यूक लॉन्ग के दाहिने हाथ से एक जबरदस्त ताकत फैली और उसकी गर्दन पर पत्थर जैसी खाल में दरारें पड़ने लगी। ये कैसी ताकत है? शी मियाओ दहशत में आ गया। उसने अपनी पूरी ताकत से छूटने की कोशिश की लेकिन सब बेकार था। जैसे ही उसकी गर्दन टूटने वाली थी, एक तलवार की रोशनी वहां पहुंची। ड्यूक लॉन्ग तुरंत पीछे हटा, लेकिन इसका अंदाजा पहले से ही था। तलवार की रोशनी उसकी कमर से टकराई और फिर रोशनी की एक किरण की तरह उसके आर पार हो गई। ड्यूक लॉन्ग का शरीर इस तलवार की रोशनी से लगभग 2 टुकड़ों में कट गया था। उसके पेट पर एक बड़ा घाव बन गया था जहां से खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तलवार की रोशनी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ी और हेवन ओवरसीइंग टावर से टकराई। खुशकिस्मती से हेवन ओवरसीइंग टावर के आसपास डिफेंसिव मेजर्स पहले से हाई एक्टिवेट द वोबोकिंग की तलवार की रोशनी की तरह तैयार नहीं थे। ऐसा नहीं था। टावर के चारों तरफ एक सफेद बैरियर चमका और आखिरकार तलवार की रोशनी को रोक लिया। फैंग युआन। ड्यूक लॉन्ग ने अपना सर यूएस तरफ घुमाया जहां से हमला हुआ था। इस दिशा में फैंग युआन था जो एक बार फिर इमेमोरियल स्वॉर्ड ड्रैगन में बदल चुका था। स्वॉर्ड ड्रैगन के पंजे मुट्ठी में बंधे हुए द अभी का हमला 5 फिंगर फिस्ट हार्ट स्वॉर्ड था। इस किलर मूव की ताकत बहुत भयानक थी। ड्यूक लॉन्ग बिल्कुल भी चुपचाप बैठकर फैंग युआन को इसे आसानी से इस्तेमाल करते हुए नहीं देख सकता था। उसने तुरंत शी मियाओ को छोड़ दिया और ड्रैगन गेट का इस्तेमाल करके फैंग युआन के पास पहुंचा। लेकिन उसी वक्त शी मियाओ अचानक अजीब तरह से मुस्कुराया। उसका पूरा शरीर पिघल गया और तेजी से ड्यूक लॉन्ग के शरीर पर लिपट गया। इस बदलाव ने ड्यूक लॉन्ग को चौंका दिया और फैंग युआन को 5 फिंगर फिस्ट हार्ट स्वॉर्ड को फिर से एक्टिवेट करने का मौका मिल गया। दूसरी तलवार, तीसरी तलवार, चौथी तलवार। हर तलवार की रोशनी ड्यूक लॉन्ग से टकराई और उसके शरीर के आर पार हो गई। बची हुई ताकत हेवन ओवरसीइंग टावर से टकराती रही जब तक वो हिलने नहीं लगा। लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग। इस अचानक हुए हादसे से हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स के चेहरे डर से पीले पड़ गए। यहां तक कि ड्यूक लॉन्ग ने भी कभी नहीं सोचा था कि शी मियाओ यूज रोकने के लिए अपनी जान खुशी खुशी दे देगा। फैंग युआन की 5 फिंगर फिस्ट हार्ट स्वॉर्ड ने यूज मारा लेकिन शी मियाओ भी इसकी चपेट में आ गया था। ड्यूक लॉन्ग के शरीर पर 3 बड़े और डरावने तलवार के GHAAV द वो खून से लथपथ था लेकिन उसमें अभी भी सांस बाकी थी। शी मियाओ, हालांकि, अब इस दुनिया में नहीं था। उसका शरीर एक कटी हुई लाश जैसा था। वो मुस्कुराते हुए मारा। ड्यूक लॉन्ग, तुम्हारी जिंदगी यहीं खत्म होगी, फैंग युआन ने धीरे से कहा और फिर 5 फिंगर फिस्ट हार्ट स्वॉर्ड की 5वीं तलवार का इशारा किया। तलवार की रोशनी वक्त और जगह को चीरते हुए आगे बढ़ी। उसकी रफ्तार को कोई नहीं रोक सकता था। हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स ने दहशत भरी नजरों से देखा कि तलवार की रोशनी ड्यूक लॉन्ग से टकरा गई। मौत के यूएस पाल में ड्यूक लॉन्ग की एगन की रोशनी चली गई और वो यादों के भंवर में खो गया। बचपन। ड्यूक लॉन्ग बिस्तर पर लेटा रो रहा था। पापा, मम्मी, मत मारो, मुझे छोड़कर मत जाओ। बेटा। ड्यूक लॉन्ग के पिता ने उसका सर सहलाया और मौत के करीब होने के बावजूद एक बेफिक्र मुस्कान दिखाई। रोना नहीं और दुख मत मनाना। हमें ये घातक चोटें दी ज़ैंग शेंग के कहर को रोकने के लिए लगी हैं। यह हेवनली कोर्ट के सदस्य होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है और ये कुछ ऐसा है जो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। मौत तो जिंदगी का आखिरी पड़ाव है। जरूरी यह है कि हमारी मौत किसी लायक काम के लिए हुई या नहीं। जब तुम बड़े हो जाओगे तो ये समझ जाओगे, मेरे बच्चे। ड्यूक लॉन्ग की मां बोली, तुम समझोगे कि हमारे बलिदान का क्या मतलब है। भले ही इससे जुदाई होती है, लेकिन इंसानियत की रक्षा करना हमारा सम्मान और कर्तव्य है। जो जितना मजबूत होता है, उसकी जिम्मेदारियां उतनी ही बड़ी होती हैं। अपने लोगों की रक्षा करना वो नेक काम है जो हमें और हमसे पहले अनेकों सीनियर से विरासत में मिला है। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम भी हमारे रास्ते पर चलोगे। हम दूसरी दुनिया में तुम्हारे बड़े होने का इंतजार करेंगे। तुम्हें मेहनत करनी होगी और हिम्मत से काम लेना होगा। किशोरावस्था। जवान ड्यूक लॉन्ग भारी सांसें ले रहा था। उसे एक पपट ने नीचे गिरा दिया था और वो जमीन पर पड़ा था। एक गू मास्टर पास से जोरों से हंसा और तालियां बजाई। लिटिल लॉन्ग, तुम्हारा परफॉर्मेंस पहले से ही बहुत अच्छा है। उठो, थोड़ा आराम कर लो। नहीं, मैं अभी और लड़ सकता हूं। जवान ड्यूक लॉन्ग ने अपनी पूरी ताकत लगाई और लड़खड़ाते हुए उठा। मैं अपनी कोशिश दोगुनी करूंगा, कल्टीवेशन में खूब मेहनत करूंगा और मजबूत बनता जाऊंगा। मेरे सामने ये पपट कुछ भी नहीं है। एक दिन आएगा जब मैं अपने माता पिता की तरह एक एक्सपर्ट बनूंगा। मैं इन हेवनली कोर्ट का गू इमॉर्टल बनूंगा और उनके रास्ते पर चलूंगा। हाँ हाँ हाँ, इतनी ऊंची सोच। मैं सच में तुम्हारे भविष्य को लेकर उत्सुक हूं।
गू मास्टर ने दिल से तारीफ की। यवयस्का, तो ऐसा महसूस होता है एक गू इमॉर्टल बनकर? ड्यूक लॉन्ग ने असेंशन ट्रिब्यूलेशन पार किया और एक रैंक 6 गू इमॉर्टल बन गया। कमाल है बच्चे, तुम इतनी कम उम्र में एक इमॉर्टल बन गए। याद है जब मैं तुम्हारी उम्र का था, मैं अपने प्यार के दुश्मन से मुकाबला कर रहा था, हा हा हा। एक हेवनली कॉड गू इमॉर्टल हंसा। इस दौरान मेरी रक्षा करने के लिए शुक्रिया। एडल्ट ड्यूक लॉन्ग ने गू इमॉर्टल के सामने झुककर बड़ी शिद्दत से कहा। हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल ने हाथ हिलाया। तुम्हें अब तक समझ जाना चाहिए, तुम्हारी पहचान खास है। तुम भविष्य के इमॉर्टल वेनरेबल के डाओ गार्डियन हो, इसलिए तुम्हारा कल्टीवेशन का रास्ता हमेशा आसान रहेगा, भले ही कुछ रुकावटें आएं। इसका मतलब सिर्फ ये होगा कि तुम्हें बाद में और भी बड़े फायदे मिलेंगे। हेवनली कोर्ट को तुम्हारी जरूरत है, भविष्य के इमॉर्टल वेनरेबल को तुम्हारी जरूरत है, इंसानियत को तुम्हारी जरूरत है। बच्चे, इमॉर्टल बनना तुम्हारा अंत नहीं, ये सिर्फ तुम्हारी शुरुआत है। तुम कंप्लेसेंट नहीं हो सकते, तुम आगे बढ़ने से रुक नहीं सकते। हम सबको तुम्हारी जरूरत है। हाँ, मैं मरते दम तक डेट रहूंगा। मैं अपनी हर ताकत का काटरा और अपने खून पसीने की हर बूंद हेवनली कोर्ट के लिए, इंसानियत के लिए और भविष्य के लिए निछवार कर दूंगा। ड्यूक लॉन्ग ने कसम खाई। अधे उम्र, रैंक 8 कल्टिवेशन, यकीन नहीं होता तुमने इस उम्र में ये हासिल कर लिया। ड्यूक टोंग ने एक भावुक आवाज में कहा। शायद हमें कहना चाहिए, एक डाओ गार्डियन के लायक। हा हा हा, तुम्हारे साथ हेवनली कोर्ट और भी समृद्ध हो सकता है। ड्यूक में जोर से हंसी। ये आप लोगों का बड़प्पन है, सीनियर्स। अधे उम्र के ड्यूक लॉन्ग ने विनम्रता से कहा। ड्यूक में और ड्यूक टोंग ने एक दूसरे को देखा। पहले वाले ने कहा, तो क्या तुमने हमारे सुझाव पर विचार किया? हम में से एक बन जाओ, हेवनली कोर्ट का नेतृत्व करो और भविष्य के इमॉर्टल वेनरेबल बीज का मार्गदर्शन करो। ड्यूक लॉन्ग ने बिना किसी हिचकिचाहट के सर हिलाया। हाँ, मैं पहले से ही तैयार हूं। हा हा हा, तो आज से तुम ड्यूक लॉन्ग हो, हेवनली कोर्ट के 3 ड्यूक्स में से एक, और सबसे जरूरी भी। हेवनली कोर्ट की भारी जिम्मेदारी ज्यादातर तुम्हारे कंधों पर होगी। ड्यूक लॉन्ग ने धीरे से अपना सर हिलाया और एक गंभीर भाव से कहा, यह वही रास्ता है जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी। ये वही उम्मीद है जो मेरे माता पिता और अनेकों सीनियर्स ने मुझसे राखी है, जिनसे मैं जिंदगी में मिला हूं। ये वही नतीजा है जिसकी हेवनली कोर्ट और इंसानियत को जरूरत है। ये जिम्मेदारी मैं, ड्यूक लॉन्ग, बिना किसी हिचकिचाहट के उठाऊंगा। बुढ़ापा, वापस आ जाओ, हॉन्टिंग, तुम अभी भी पलट सकते हो। ड्यूक लॉन्ग ने पुकारा। मास्टर, मैं आपकी शिक्षाओं और उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे उन्हें जिंदा करना ही होगा। रेड लोटस पीछे नहीं मुड़ा और रात के अंधेरे में गायब हो गया। ड्यूक लॉन्ग ने दर्द में अपनी आंख बैंड कर ली, उसका शरीर गिरने की कागार पर था। जिस चेले को उसने इतने सालों तक पूरे दिल से सिखाया था, उसने ऐसा रास्ता चुना। मैंने एक इमॉर्टल वेनरेबल को डेमन वेनरेबल बनने की राह दिखाई, मैंने पाप किया है। ड्यूक लॉन्ग, ड्यूक टोंग और ड्यूक मे के सामने घुटनों पर बैठ गया। उठो, जल्दी उठो। ड्यूक टोंग और ड्यूक मे ने ड्यूक लॉन्ग की बाहें पकड़ी और उस सांत्वना दी। तुम्हें विश्वास रखना होगा, ड्यूक लॉन्ग, हमारे पास अभी भी उम्मीद है। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ड्यूक लॉन्ग, हम सबने तुम्हारी कोशिशें देखी हैं। हॉन्टिंग ने हमें निराश किया है, तुमने नहीं। नहीं। ड्यूक लॉन्ग ने दोनों के हाथ झटक दिए और एक अत्यंत गंभीर भाव से कहा, वो मेरा चेला है, अगर वो अब गलत रास्ते पर चल रहा है, तो ये मेरी गलती है। ये मेरा पाप है, मुझे इसकी कीमत चुकानी होगी, मैं इस गलती को सुधारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। हेवनली कोर्ट और इंसानियत के लिए, भले ही मुझे सब कुछ त्यागना पड़े, मैं इन रेड लोटस को सही रास्ते पर वापस लाऊंगा। और आखिर में, अपने आखिरी दिनों में, ड्यूक लॉन्ग हॉल में पालथी मारे बैठा था, उसका सर झुका हुआ था और बाल बिखरे हुए थे। आंसुओं की 2 धाराएं चुपचाप उसके चेहरे से बह रही थी। उसके सामने ठंडे फर्श पर उन लोगों की लाशें पड़ी थी जिन्हें वो जानता था, ये ड्रैगनमैन लाशें थी। उसके दिल का दर्द हर चीज पर हावी हो गया और एक सुनामी की तरह दहाड़ा, जो ड्यूक लॉन्ग को डूबा देने की धमकी दे रहा था। यूज पहले पारिवारिक बंधनों की खुशियां नसीब हुई थी, लेकिन कौन सोच सकता था कि उस अपने आखिरी दिनों में ऐसा झटका सहना पड़ेगा। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह थी कि उसके बच्चों और पोतों का कातिल वो खुद था। ये वो त्रासदी थी जिसे उसने अकेले ही रचा था। ये मेरी गलती है, इस वक्त मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ड्यूक लॉन्ग की आवाज जज्बातों से भरी हुई थी। उसने धीरे से अपना सर उठाया, उसकी निगाहें जैसे किसी बोझ तले दबी हुई थी जब उसने धीरे धीरे हर लाश को देखा। खुशनुमा बातें और हंसी मजाक, अपने पोतों के साथ बिताए खुशी के पाल उसके दिमाग में ताज़ा हो गए।
ये तुम्हारी गलती नहीं है मेरे बच्चों, सब कुछ मेरी गलती है। ड्यूक लॉन्ग की पीठ झुक गई, उसने अपनी कमजोर मुट्ठी से अपनी छाती पीटनी शुरू कर दी। हॉल में हल्की थाप थाप की आवाजें गूंज रही थी। तुम्हारी परवरिश में मैंने लापरवाही की, मैंने तुम्हें ठीक से राह नहीं दिखाई और तुम गलत रास्ते पर चल पड़े। मैं गलत था, मैं एक अच्छा मास्टर नहीं हूं, मैं एक अच्छा पूर्वज भी नहीं हूं। लेकिन इंसानियत की समृद्धि के लिए, हेवनली कोर्ट के लिए, मुझे तुम्हें कुर्बान करना पड़ा। मेरा विश्वास करो, मैं कभी ये नतीजा नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं भले ही एक ड्रैगनमैन हूं, लेकिन मेरा दिल हमेशा इंसानियत के साथ रहा है। मैं तुम्हें इंसानियत के शासन में बाधा डालने नहीं दे सकता। ये वो नतीजा है जो अनेकों पीढ़ियों ने अपने आप को कुर्बान करके हासिल किया है। और सबसे जरूरी बात, तुम्हारी जड़ें भी इंसानियत से ही जुड़ी हैं। अगर किसी को दोष देना है तो मुझे दो, मैं तुमसे माफी मांगने की हिम्मत नहीं कर सकता और ना ही ऐसा करने की जरूरत करूंगा। सारे पाप मुझे उठाने दो, मुझे उनकी कीमत चुकाने दो। मेरे बच्चों, मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता। तुम मुझ में समा जाओगे, हम कभी अलग नहीं होंगे। तुम्हारे पूर्वज के रूप में मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया और तुम्हें एक सुंदर जीवन और स्थिर माहौल नहीं दे पाया, लेकिन मैं बस इतना ही कर सकता हूं। मेन ड्यूक लॉन्ग बस एक मरता हुआ बूढ़ा आदमी हूं। वाटामान। पांचवी तलवार ड्यूक लॉन्ग की तरफ इतनी तेजी से उड़ी कि वो पहले से हाई ड्यूक लॉन्ग के सामने थी। वुश! एक हल्की सी आवाज हुई, जैसे वक्त को अनेकों गुना धीमा कर दिया गया हो। ड्यूक लॉन्ग का सर धीरे से उसकी गर्दन से अलग हो गया। खून धीरे धीरे बहने लगा और उतनी ही धीरे से उछाल पड़ा। एक ही बार में फैंग युआन ने उसका सर काट दिया था। चैप्टर 1950 असली ट्रिपल ची रिट्रैक्शन, लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग। हेवनली कोर्ट के इमोर्टल्स की दहशत भरी चीखें गूंज उठी, लेकिन ड्यूक लॉन्ग के लिए ये आवाजें धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। शुरू में वो दहाड़ती लहरों जैसी थी, लेकिन अगले ही पाल में वो दूर उफाक से आती हल्की गूंज बन गई। क्या मौत का एहसास ऐसा होता है? मेन ड्यूक लॉन्ग, आखिरकार मरने वाला हूं। यहां पर मरूंगा? ड्यूक लॉन्ग के दिमाग में अभी भी विचार चल रहे थे। यहां पर मरूंगा? उसने खुद से फिर पूछा। थक गया हूं, मैं सच में बहुत थक गया हूं। वो भारी जिम्मेदारियों और उम्मीदों को उठाए यहां तक चला था, उसने अनंत पापों का बोझ सह था। कई बार ऐसा भी हुआ जब वो सच में मरना चाहता था। जब उसने पहली बार इमॉर्टल कब्रिस्तान में कदम रखा और हाइबरनेशन में गया, उसने अपनी कल्पना को खुला छोड़ दिया था। अगर मैं ऐसे ही मर जाऊं तो शायद ये काफी अच्छी बात होगी। लेकिन क्या वो ऐसा कर सकता था? क्या वो कर सकता था? उसने खुद से पूछा। नहीं, वो नहीं कर सकता था। वो ड्यूक लॉन्ग अपनी पूरी जिंदगी एक भारी बोझ उठाकर जिया था। उसने अपने माता पिता, मास्टर और साथियों की उम्मीदों को कांधे पर उठाया। उसने हेवनली कोर्ट और इंसानियत की जिम्मेदारी उठाई। उसने अपने चेले के विश्वासघात और उसके कारण हुई तबाही का इल्जाम अपने सर लिया। उसने अपने ही हाथों अपनी औलाद का सफाया करने का पाप उठाया। वो जख्मी हुआ, वो बूढ़ा हो गया। उसकी पीठ धीरे धीरे झुक गई, उसकी निगाहें धीरे धीरे धुंधली हो गई। वो इमॉर्टल कब्रिस्तान में सोया रहा, लेकिन जब वक्त आया तो वो उठ खड़ा हुआ और अपनी जिम्मेदारी और मिशन को उठाना जारी रखा। सही कहा, मैं मर नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। मुझे अभी भी दुश्मनों से निपटना है। मैंने अभी तक अपने पाप नहीं धोए हैं, मैंने अभी तक अपनी गलतियां नहीं सुधारी हैं। इमॉर्टल कब्रिस्तान पहले ही तबाह हो चुका है। अगर मैं अभी गिर गया तो फंग ज्यूगे अकेले इस हालत को संभाल नहीं पाएगा। दुश्मन हेवनली कोर्ट को तबाह कर देंगे। वे अभी कैसे गिर सकता हूं? वे गिर नहीं सकता। मेरे साथियों को मेरी जरूरत है, हेवनली कोर्ट को मेरी जरूरत है, इंसानियत को मेरी जरूरत है। उन्हें मेरी जरूरत है, ड्यूक लॉन्ग की। इसलिए चाहे मैं कितना भी थक गया हूं, भले हाय मेन हद से ज्यादा थक चुका हूं, भले ही मैं कब्रिस्तान में सोता रहूं, भले हाय मैं मर जाऊं, भले ही मेरा सर काट दिया गया हो, मेन ड्यूक लॉन्ग गिर नहीं सकता। मुझे उठना होगा, मुझे लड़ते रहना है, पाल भर में, जैसे पूरा ब्रह्मांड उसकी अटल इच्छा शक्ति का जवाब दे रहा हो। एक चमत्कार हुआ। ड्यूक लॉन्ग की धुंधली पुतलियों से अचानक एक हैरान कर देने वाली रोशनी निकली जो आसमान की तरफ बढ़ गई। उसकी गर्दन से निकला खून तेजी से वापस लौट गया, आसपास की अनेकों की जम गई और उसके सर को वापस उसकी गर्दन पर ला दिया। एक अत्यंत गहरा और एक सच्ची विरासत लिए उसके शरीर में दाखिल हुआ। उसके शरीर पर लगे घाव तेजी से भरने लगे। कुछ ही सांसों में वो पूरी तरह से ठीक हो गया। यह लॉर्ड प्राइमोडियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल का तरीका है, और ये की पाथ की सच्ची विरासत। तो ट्रिपल ची रिट्रैक्शन को इस तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्यूक लॉन्ग तुरंत समझ गया, उसके चेहरे पर बेपनाह खुशी छा गई।
लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग, वो फिर से जिंदा हो गए हैं। चमत्कार उनके सामने हुआ था। हेवनली कोर्ट का हौसला वापस लौट आया। फैंग युआन का चेहरा अभी भी शांत था। यह प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल का तरीका है। आखिरकार एक बैकअप था ही। यह है हेवनली कोर्ट की बुनियाद। वू योंग बड़बड़ाया, उसका चेहरा काला पड़ गया, यूज लाचारी महसूस हो रही थी। ड्यूक लॉन्ग ने अपना सर उठाया और हवा में तैरने लगा। उसने अपने हाथ पैर फैलाए और कहा, मेन ड्यूक लॉन्ग, अभी नहीं गिरूंगा। ओ फैंग युआन, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं असली ट्रिपल ची रिट्रैक्शन। ट्रिपल ची रिट्रैक्शन। इस मूव की शोहरत बहुत ज्यादा थी। जैसे हाई ड्यूक लॉन्ग ने यह कहा, तीनों रीजन्स के इमॉर्टल्स ने डर और बेचैनी में अपने हमले धीमे कर दिए। फैंग युआन का चेहरा भी गंभीर था। उसने खुद ट्रिपल ची रिट्रैक्शन की भयानक ताकत देखी थी। उस वक्त ड्यूक लॉन्ग ने इस मूव का इस्तेमाल करके अपनी जीत तय की थी, सीधे पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क को हरा दिया था। ट्रिपल ची रिट्रैक्शन के कुल 3 स्टाइल्स हैं। पहला स्टाइल ह्यूमन ची रिट्रैक्शन, दूसरा स्टाइल अर्थ ची रिट्रैक्शन और तीसरा स्टाइल हेवन ची रिट्रैक्शन। ह्यूमन ची रिट्रैक्शन एक गू इमॉर्टल की ह्यूमन की को बहुत कम कर देता है और उनकी हालत तेजी से बिगड़ जाती है। अर्थ ची रिट्रैक्शन अर्थ की को खींच लेगा और इमॉर्टल एपर्चर को भारी नुकसान पहुंचाएगा। हेवन ची रिट्रैक्शन हेवन की को खींच लेगा और पिछले 2 स्टाइल्स के नुकसान के साथ मिलकर इमॉर्टल एपर्चर सीधे टूट जाएगा। अगर किसी पर पहला स्टाइल लग गया तो दूसरे और तीसरे स्टाइल को रोका नहीं जा सकता। तो सबसे जरूरी पहला स्टाइल है। हर तरह की जानकारी फैंग युआन के दिमाग में तेजी से घूम गई। उसने अपने ड्रैगन शरीर को हिलाया और सावधानी से पीछे हटा। भले ही वो एक इमेमोरियल स्वॉर्ड ड्रैगन में बदल गया था और अपने इंसानी दर्जे से मुक्त हो गया था, यूज यकीन नहीं था कि ह्यूमन ची रिट्रैक्शन उसकी ह्यूमन की को खींच सकता है या नहीं। क्योंकि ये मूव प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल ने बनाया था, भले ही इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन पाथ नहीं था, ड्यूक लॉन्ग ने जरूर इस कमी को पूरा करने के लिए जरूरी बदलाव किए होंगे। वुश! अगले हाई पैल हर दिशा से बेपनाह की हो पड़ी और हवाएं लहरों की तरह चलने लगी, जो ड्यूक लॉन्ग के शरीर के पास जमा हो गई। अनंत मात्रा में ह्यूमन ची, अर्थ ची और हेवन की ड्यूक लॉन्ग के शरीर में जमा हो गई। अनेकों की पाथ डाउ मार्क्स में बदल गई और साथ ही उसकी हर तरह की शक्ति को तेजी से बढ़ा दिया। फैंग युआन की एट सिकुड़ गई। ये क्या है? ट्रिपल ची रिट्रैक्शन के तीनों स्टाइल्स एक हाई वक्त में एक्टिवेट हो रहे हैं, ड्यूक लॉन्ग को शक्ति देने के लिए बड़ी मात्रा में की लूट रहे हैं। क्या ये प्राइमोर्डियल ओरिजिन के तरीके से ट्रिगर हुई एक शर्त है? ट्रिपल ची रिट्रैक्शन का प्रभाव उसकी आम काबिलियत से बिल्कुल अलग हो चुका था। ताकत, ताकत, एक ऐसी ताकत जो पहले कभी नहीं देखी। ताकत का एहसास ड्यूक लॉन्ग के तन मन में भर गया। उसने हल्का सा कदम रखा, बूम! उसके नीचे की हवा सीधे फट गई और उसका शरीर एक बैंगनी उल्का पिंड की तरह उड़ा और पाल भर में फैंग युआन के सामने आ गया। तेज, बहुत ज्यादा तेज। लेकिन फैंग युआन को कोई डर नहीं था क्योंकि रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील अभी भी एक्टिवेट था। बूम! ड्यूक लॉन्ग का मुक्का उसके सर पर पड़ा। फैंग युआन एक टॉप के गोले की तरह नीचे गिर गया। वो जमीन से टकराया और एक गहरा गड्ढा बना दिया। इस हमले से रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील तुरंत हल्का और धुंधला हो गया। फैंग युआन ने अपने विशाल ड्रैगन सर को हिलाया चक्कर से उभरने के लिए, तभी ड्यूक लॉन्ग फिर से उसकी उनके सामने आ गया। दोनों के बीच 100 कदम से भी कम की दूरी थी। ड्यूक लॉन्ग आगे बढ़ा, उसके पूरे शरीर से जलते हुए की निकल रही थी जिसने उसके शक्तिशाली अंदाज को चरम पर पहुंचा दिया था। फैंग युआन की एक ठंडी थी और उसने मन ही मन में घुराया। वुश! मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप पहले से ही घाट लगाए बैठा था और जब ड्यूक लॉन्ग इस पैल आगे बढ़ा तो वो तुरंत हवा को चीरते हुए निकला, एक विशाल तलवार की तरह जो मौत के पहाड़ जैसे साए के साथ ड्यूक लॉन्ग की तरफ बढ़ी। टक्कर हो गई। मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप एक विशाल तलवार की तरह था जिसने ड्यूक लॉन्ग को काट दिया। बूम! धूल और मिट्टी उड़ी और फिर ड्यूक लॉन्ग के चारों तरफ की जबरदस्त की से साफ हो गई। ड्यूक लॉन्ग को मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप ने टक्कर मारी थी। वो जमीन पर आधा झुका हुआ था, एक हाथ जमीन पर था जबकि दूसरा हाथ एक जबरदस्त ताकत छोड़ रहा था। जब उसने मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप के सामने के निचले हिस्से को पकड़ा हुआ था, उसने एक हाथ से पूरे मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप का वजन रोक लिया था। क्रैक, क्रैक! कई तेज आवाजें सुनाई दी। ड्यूक लॉन्ग के हाथों की मांसपेशियां फूल गई जब उसने धीरे धीरे मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप को इंच दर इंच पीछे धकेला। फैंग युआन की पुतलियां हल्की सी सिकुड़ गई। इस पैल का मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप पहले जैसा नहीं था। यह 12 ज़ोडियाक बैटल फॉर्मेशन के साथ मिल चुका था और दुनिया के टॉप 5 इमॉर्टल गू हाउसेज में शुमार होने के लायक था। ड्यूक लॉन्ग ने उसकी पूरी ताकत से हुई टक्कर को एक हाथ से रोक लिया था। ट्रिपल ची रिट्रैक्शन से ड्यूक लॉन्ग को जो ताकत मिली थी
वो फैंग युआन के अनुमान से कहीं ज्यादा थी। हाँ, ड्यूक लॉन्ग ने सांस छोड़ी जब उसने जोर लगाया और उठ खड़ा हुआ। उसने अपना दूसरा हाथ भी साथ लाया और मिरियड एयर फ्लाइंग वॉरशिप को दूर फेंक दिया। फैंग युआन ने पूरी प्रक्रिया को बेपरवाही से देखा। उसकी ड्रैगन पुतलियों में ड्यूक लॉन्ग का साफ चेहरा दिख रहा था। फैंग युआन ने अपनी ड्रैगन पूंछ घुमाई और तेजी से पीछे हट गया। हेवन ओवरसीइंग टावर के मैदान एजांग से दूर चला गया। ड्यूक लॉन्ग की स्पीड पहले हाई फैंग युआन से ज्यादा थी, लेकिन वो सिर्फ फैंग युआन को जाते हुए देख सकता था, क्योंकि इस वक्त ड्रैगन पलस और 3 इमॉर्टल गू हाउसेस फंग जिउगे पर हमला कर रहे थे। फंग जिउगे को उनका सामना करने के लिए अपना ध्यान बांटना पड़ा, इसलिए डेस्टिनी सॉन्ग लाजमी तौर पर कमजोर हो गया। दी ज़ैंग शेंग आजाद हो गया और एक बार फिर हेवन ओवरसीइंग टावर की तरफ बढ़ा। दुष्ट ड्रैगन, रुक जा! लगभग एक ही पाल में ड्यूक लॉन्ग दी ज़ैंग शेंग के सर पर प्रकट हुआ। इमॉर्टल किलर मूव, ची ब्रेथ माउंटेन। एक विशाल पारदर्शी की का पहाड़ पलक झपकते ही बना और जोर से नीचे दबाया। बूम! आसमान और जमीन हिल गए। दी ज़ैंग शेंग का सर की ब्रेथ माउंटेन ने जमीन में दबा दिया। ट्रिपल ची रिट्रैक्शन ने ड्यूक लॉन्ग के की 5 तरीकों की शक्ति को एक भयानक स्टार तक बढ़ा दिया था। हालांकि इस मूव का इस्तेमाल करने के बाद ड्यूक लॉन्ग के चारों तरफ की 30% तक तेजी से गिर गई। एक मौका है, ये देखकर 5 एलिमेंट्स ग्रैंड मास्टर वू योंग और जैंग येन ने लगभग एक ही समय में हमला किया। 3 दूर से मार करने वाले किलर मूव्स ने ड्यूक लॉन्ग पर हमला किया। ड्यूक लॉन्ग ने ना तो पीछे हटा और ना हाई सेल्फ मूविंग ड्रैगन ची वॉल का इस्तेमाल किया। उसने किलर मूव्स को अपने शरीर को निगलने दिया। धूम और आग उठी, बिजली कड़की, चमकता हुआ दृश्य गायब हो गया। ड्यूक लॉन्ग अभी भी आसमान में खड़ा था, सीधा और मजबूत। इन 3 छोटी मोटी ट्रिक्स से मेरी खुजली मिटाना चाहते थे क्या? ड्यूक लॉन्ग ने जोर से ताना मारा। वू योंग, 5 एलिमेंट्स ग्रैंड मास्टर और जैंग येन के चेहरे गुस्से और हैरानी से लाल हो गए। ट्रिपल ची रिट्रैक्शन। ड्यूक लॉन्ग एक बार फिर चिल्लाया। एक पाल में बिपना की हो पड़ी और हेवनली कोर्ट के हर कोने से प्रकट हुई और कुछ हाई सेकंड्स में ड्यूक लॉन्ग के शरीर में जमा हो गई। रंबो! ड्यूक लॉन्ग का ऑरा एक बार फिर फैल गया। न सिर्फ वो अपने पहले वाले स्टेट में वापस आया, बल्कि उसने एक एक्स्ट्रा लेयर भी हासिल कर ली। असली 10 फीट से ये 20 फीट तक पहुंच गया। ऑरा ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया और पारदर्शी आग ऊंची जलने लगी। ड्यूक लॉन्ग के बैंगनी बाल जेगाली तरह से लहराए और उसके स्केल्स तेजी से चमके। हेवनली ड्रैगन्स लास्ट स्टैंड की वजह से भी ड्यूक लॉन्ग का शरीर अभी एक आम इंसान के आकार से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था। उसका शरीर कई गुना फैल गया था और एक अत्यंत दबाव वाला एहसास दे रहा था। दी ज़ैंग शेंग दहाड़ा, हार ना मानते हुए उसने अपना विशाल ड्रैगन सर गड्ढे से बाहर निकाला। ड्यूक लॉन्ग अचानक दी ज़ैंग शेंग के सर के पास प्रकट हुआ और एक सीधा पंच मारा। भारी ताकत ने दी ज़ैंग शेंग का सर घुमा दिया और यहां तक कि उसका विशाल शरीर भी लुढ़क गया, रास्ते में हेवनली कोर्ट की अनेकों इमारतों को तबाह करते हुए। लेकिन ड्यूक लॉन्ग को अब इन सब की परवाह नहीं थी। सब कुछ हेवन ओवरसीइंग टावर को प्राथमिकता देनी थी। पिछली जिंदगी में दी ज़ैंग शेंग की लड़ाई की ताकत ड्यूक लॉन्ग से टक्कर ले सकती थी, लेकिन इस जिंदगी में यूं सीधे दबा दिया गया था। अगर ये कहा जाए कि फंग जिउगे ने डेस्टिनी सॉन्ग की गहराई का इस्तेमाल करके दी ज़ैंग शेंग को हराया था, तो ड्यूक लॉन्ग ने दी ज़ैंग शेंग को अपनी ही ताकत के बाल पर दबाया था। दिल समझ गया। भले हाय मैंने इमॉर्टल कब्रिस्तान को तबाह कर दिया, हेवनली कोर्ट अभी भी मौजूद है। जब एक गू इमॉर्टल हेवनली कोर्ट में शामिल होता है, तो वो अपना इमॉर्टल एपर्चर योगदान में देता है। अनेकों ग्रोटो हेवन वर्ल्ड्स एक साथ मिलकर मौजूदा हेवनली कोर्ट बनाते हैं। हर इमॉर्टल एपर्चर 3 की का संतुलन है और यूएस में हेवन ची, अर्थ ची और ह्यूमन की होती है। इस वक्त ड्यूक लॉन्ग ट्रिपल ची रिट्रैक्शन का इस्तेमाल हम पर नहीं बल्कि हेवनली कोर्ट पर कर रहा है। फैंग युआन के विचार बिजली की तेजी से चले जब उसने सारी बातें समझ ली। हेवनली कोर्ट की तीनों की का इस्तेमाल ड्यूक लॉन्ग कर रहा था और यह भी कहा जा सकता है कि यह एक अनंत सप्लाई थी। इतनी शक्तिशाली सहायता के साथ ड्यूक लॉन्ग की लड़ाई की ताकत फट पड़ी और उसने दी ज़ैंग शेंग को सिर्फ अपने शरीर से ही दबा दिया। लेकिन हेवनली कोर्ट के बाहर किलर मूव ट्रिपल ची रिट्रैक्शन ऐसी शक्ति खो देगा। बाहर की दुनिया में इतनी जबरदस्त ट्रिपल की नहीं थी और उनका इस्तेमाल ड्यूक लॉन्ग आजादी से नहीं कर सकता था। इसका मतलब था ड्यूक लॉन्ग की ताकत की सीमाएं थी, यूज हेवनली कोर्ट के अंदर ही रहना होगा। हालांकि भले हाई फैंग युआन ने इस कमजोरी को देख लिया था, यह बेकार था। हेवन ओवरसीइंग टावर भी हेवनली कोर्ट के अंदर था। फैंग युआन को फेट गू को तबाह करने की कोशिश करनी थी, इसलिए वो ना तो हेवनली कोर्ट को बाईपास कर सकता था और ना हाई मौजूदा ड्यूक लॉन्ग को। चैप्टर 1951 डेडलॉक।
ड्यूक लॉन्ग कितना भी ताकतवर हो, है तो एक ही आदमी। हमला करो, हम सब एक साथ हमला करेंगे। हेवनली कोर्ट की डिफेंसिव लाइन इतनी चौड़ी है, देखते हैं वो इसे कैसे बचाएगा। वू यॉन्ग चिल्लाया, उसकी तेज निगाहों में बेचैनी की एक झलक थी। ड्यूक लॉन्ग के हैरान कर देने वाले परफॉर्मेंस ने पहले ही लोगों के दिलों में हल्के बदलाव ला दिए थे। वो उस ऐसे भी लगाम हरकतें नहीं करने दे सकता था। वू यॉन्ग ने क्लियर जेड ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग को कंट्रोल किया और आगे बढ़ा। इस मूव ने तुरंत उसके आसपास के इमॉर्टल गू हाउसेस को एक बार फिर से हमला शुरू करने पर मजबूर कर दिया। ड्यूक लॉन्ग ने घुराया, वो अचानक गायब हो गया और वू यॉन्ग का रास्ता रोकने के लिए सामने आ गया। उसका चेहरा गंभीर था और वो क्लियर जेड ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग पर हमला करने ही वाला था कि ड्रैगन पैलेस ने भी उस पर हमला कर दिया। इमॉर्टल किलर मूव, ड्रीमी लाइट स्मोक। ड्यूक लॉन्ग ने एरियल फैलाकर देखा और उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक स्किल पूरी दुनिया पर हावी, ड्रीम पाथ किलर मूव का सामना करते हुए, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, ड्यूक लॉन्ग ने यूज टेस्ट करने की हिम्मत नहीं की। उसके पीछे हटने से वू श्वाई, वू योंग और दूसरों ने राहत की सांस ली। ड्यूक लॉन्ग की वो अनजीती वाली इमेज इस हरकत से टूट गई। तीनों रीजन्स के इमॉर्टल्स का गिरता हुआ हौसला फिर से एक हो गया। शुक्र है वो पीछे हट गया। वू श्वाई के माथे पर पसीने की पतली बूंदें आ गई थी। ड्रीमी लाइट स्मोक भले हाई एक ड्रीम पाथ किलर मूव था, लेकिन उसकी ताकत सीमित थी। इतने शक्तिशाली ड्यूक लॉन्ग के सामने ये एक छोटे मछली के जाल से एक विशाल शार्क को पकड़ने जैसा था। ड्यूक लॉन्ग ड्रीम पाथ किलर मूव्स का सामना नहीं कर सकता था। विशाल शार्क को जरूर फंसाया जा सकता था, लेकिन उसके बाद क्या? शार्क आजाद होने के लिए चटपटाएगा और छोटे मछली के जाल को फाड़ सकता था। वापस वर्तमान में, भले हाई वू श्वाई ड्यूक लॉन्ग को पकड़ लेता, इतने शक्तिशाली एक्सपर्ट को पलस के अंदर लाना ड्रैगन पलस की काबिलियत से बहुत परे था। उस दबाने की बात तो दूर की थी। आखिरी नतीजा यह हो सकता था कि ड्रैगन पैलेस टूट जाता, जबकि ड्यूक लॉन्ग कुछ वक्त के लिए एक सपने के क्षेत्र में फंस जाता। लेकिन वहां फंग जिन हुवांग थी जो सपने के क्षेत्रों से निपट सकती थी और जल्दी से ड्यूक लॉन्ग को बचा सकती थी। इसलिए वू श्वाई का मूव सिर्फ एक धोखा था। ड्यूक लॉन्ग जाल में फंस गया क्योंकि यूस इस ड्रीम पाथ किलर मूव की डिटेल्स के बारे में पता नहीं था। यही वजह थी कि गू इमॉर्टल्स अपने किलर मूव्स को छुपाकर रखते दी और आसानी से उन्हें दिखाते नहीं थे। और जब वो अपने किलर मूव्स को कई बार दिखाते थे, तो वो उन्हें एक्टिवली मॉडिफाई करते थे। ड्यूक लॉन्ग पीछे हटा। तीनों रीजन्स के इमॉर्टल्स ने वू यॉन्ग के नेतृत्व में एक बार फिर बड़ा हमला किया, इस मौके का फायदा उठाकर एक साथ हमला करने के लिए। HMPH, लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग के अलावा हेवनली कोर्ट में हम भी हैं। तुम्हें हमें कम समझने की कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। हमारे होते हुए कामयाब होने का सोचना भी मत। जरूरी पाल में जू के बाई कैंग शुई, चाओ शन है और हेवनली कोर्ट की मेन फोर्स के दूसरे लोग आगे बढ़े, मौत से डरे बिना जबरदस्त हमलों का स्वागत किया। बुद्धों की फौज, तुम्हारे पास कितना वक्त बचा है? हुआ काइयो ने ताना मारा। उसके पास से अनेकों बिजली के बादल निकले। बूम बूम बूम। बिजली के बादल समय से पहले ही फट गए। अन सबको यूजूजी ने सही तरीके से रोक लिया था। कितना वक्त? हमें कभी परवाह नहीं थी। जब तक हमारी सांस चल रही है, हम अपनी कब्रों से भी उठकर आएंगे। यूजूजी ने चिल्लाया और अपने हाथ के पिछले हिस्से को आगे धकेला। जेड पाउडर का एक बड़ा पैच धुंध की तरह आगे बढ़ा। पीछे हटो। अनजान किलर मूव का सामना करते हुए हुआ काइयो ने यूज टेस्ट करने की हिम्मत नहीं की और सुरक्षा के लिए तुरंत पीछे हट गई। हम ये लड़ाई कभी नहीं हारेंगे। जानते हो क्यों? जो जोंग शिन ने एक सफेद चोगा पहना हुआ था और उसकी मोती भुएं और चकोर चेहरा था। उसने इंफॉर्मेशन पाथ मेथड्स का इस्तेमाल किया, अनेकों सफेद तीर छोड़ते हुए। क्योंकि 3 मिलियन साल पहले से हम हमेशा से युगों के पायनियर रहे हैं, इंसानियत की रीढ़ की हड्डी, सेंट्रल कॉन्टिनेंट के हीरोज। हम वेरिएंट ह्यूमंस के गुलाम बनने की बेइज्जती को कभी नहीं भूलेंगे। हम कभी नहीं भूलेंगे कि शांति वो चीज़ है जिसके लिए हमने अपनी जानों से लड़ा है, और हम कभी नहीं भूलेंगे कि लोगों की खुशी को हर पीढ़ी द्वारा सुरक्षित रखना जरूरी है। और तुम लोग, तुम छोटे लोग हो जो अपने स्वार्थ के लिए इंसानियत को खतरे में डालने से भी नहीं कतराते। कम नजर बेवकूफ जो भविष्य तक नहीं देख सकते। आओ, चाहे तुम्हारे पास जो भी तरीके हों, चाहे तुम कितनी भी बार हमला करो, तुम्हें सिर्फ हार ही मिलेगी। जो जोंग शिन जोर से चिल्लाया। उसके अनंत तीर उसके शब्दों के साथ और मजबूत हो गए। हमले को डिफेंस के रूप में इस्तेमाल करते हुए तीरों ने 5 एलिमेंट्स ग्रैंड मास्टर ये हाउ फैंग और दूसरे रैंक 8 को पीछे धकेल दिया। वो सिर्फ डिफेंस को प्राथमिकता दे सकते थे। उनका अभी शुरू हुआ हमला और उनका हौसला तेजी से कम हो गया। देखो, ये है हमारे हेवनली कोर्ट की हिम्मत।
जू केरा और प्रिंस फांग जियान ने अपनी स्किल्स को मिलाया, आग की लपटें उठी और एक बिल्कुल नई डिफेंसिव लाइन बनाई। कई रैंक 7 इमॉर्टल गू हाउसेस के हमले को मजबूती से रोक दिया। HMPH, बकवास करने वाले बुद्धों का झुंड। इमॉर्टल कब्रिस्तान अब तबाह हो चुका है। तुम लोगों को मारने के बाद देखता हूं हेवनली कोर्ट में और कौन खड़ा होगा। नॉर्दर्न प्लेन्स के इतिहास का एक मशहूर एक्सपर्ट ल्यू हुई ने अभी अपनी बात खत्म ही की थी कि उस अपनी इल्म के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ। ड्यूक लॉन्ग अचानक उसके ठीक सामने प्रकट हो गया। बूम! इमॉर्टल किलर मूव, ड्रैगन क्लॉ स्ट्राइक। ल्यू हुई के पूरे शरीर से एक तेज हरी रोशनी निकली। उसका डिफेंसिव किलर मूव पूरी ताकत से एक्टिवेट हो गया था, लेकिन यह सिर्फ एक सेकंड तक ही चला और फिर टूट गया। उसका पूरा शरीर टुकड़ों में कट गया। ड्यूक लॉन्ग के एक हमले से ल्यू हुई तुरंत मर गया। 5 एलिमेंट्स ग्रैंड मास्टर और दूसरे डर से तेजी से पीछे हेट अपने अपने तरफ के इमॉर्टल गू हाउसेस में घुस गए। ड्यूक लॉन्ग ने मैदान ए जांग पर अपनी निगाहें दौड़ाई और चिल्लाया, तुमने अदरवर्ल्डली डेमन से साजिश की और हेवनली कोर्ट को उखाड़ फेंकने की कोशिश की। तुम सब इंसानियत के गद्दार हो। तुम्हें समझ नहीं आएगा, भले ही हम मरते दम तक लड़ें, हमारी टीम की फिर भी बनी रहेंगी। ये इंसानियत का महान की है, ये हमेशा पहाड़ों और जमीन के साथ कायम रहेगा। ट्रिपल ची रिट्रैक्शन। बूम! एक बड़ा धमाका हुआ, पूरा आसमान काला हो गया। तीनों की झुंड बनाकर हेवनली कोर्ट के हर इलाके से ड्यूक लॉन्ग के शरीर में जमा हो गई। ड्यूक लॉन्ग की पारदर्शी जलते हुए की जेगाली तरह से फैल गई, सबको दिल दहला देने वाला एहसास दे रही थी। इमॉर्टल किलर मूव, ग्रेट ची हैंड एक्सप्लोजन। ड्यूक लॉन्ग ने अपना बायां हाथ फैलाया और अपनी 5 उंगलियां खोल दी। उसकी हथेली एक रैंक 7 इमॉर्टल गू हाउस की तरफ थी। अगले हाइपैल, उसने अपनी बाई मुट्ठी बैंड कर ली। बम! बड़ा सा ची फट गया। रैंक 7 इमॉर्टल गू हाउस टुकड़ों में बंट गया, अनेकों टुकड़ों में फट गया। सारे इमॉर्टल गू तबाह हो गए। अंदर के गू इमॉर्टल्स भी तबाही का शिकार हुए। कोई नहीं बचा और सिर्फ हड्डियां, खून और मांस का कीमा बाकी रह गया। तीनों रीजन्स के गू इमॉर्टल्स दहशत में और सुन रह गए। हेवनली कोर्ट की तरफ जोर से जश्न मनाया गया। ये है हेवनली कोर्ट की ताकत। डेमन जजमेंट बोर्ड के अंदर कीन डिंग लिंग की एरी तेजी से चमक रही थी। फैंग झेंग, हालांकि, चुप था क्योंकि वो मानसिक रूप से हिल गया था। झटका सिर्फ ड्यूक लॉन्ग की ताकत का नहीं था, उसके दिमाग में एक तरह की उथल पुथल भी चल रही थी। इस पल फैंग झेंग हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स की भावना को समझने लगा था। हाँ, फैंग झेंग ने मन ही मन सोचा, अगर इतिहास में हेवनली कोर्ट नहीं होता तो क्या आज की इंसानी नस्ल हो सकती थी। हेवनली कोर्ट की पीढ़ियों ने अपने खून से रास्ते साफ किए, इंसानियत के शासन को लाने के लिए अनेकों बलिदान दिए। तुलनात्मक रूप से फैंग युआन और ये लोग बड़ी तस्वीर को नजरअंदाज कर रहे हैं। फेट गू को तबाह करना वेरिएंट ह्यूमंस को उठने का मौका दे रहा है। वो सच में इंसानियत के गद्दार हैं। स्विश! ठीक उसी वक्त एक तलवार की रोशनी मैदान जांग को चीरते हुए निकली। एक हल्की आवाज और एक खूनी आकृति लेकर आई। जू केरा धीरे धीरे जमीन पर गिर गई, जैसे एक चिड़िया जिसके पंख काट दिए गए हों। उसका शरीर सीधे 2 हिस्सों में कट गया था। इमॉर्टल किलर मूव, 5 फिंगर फिस्ट हार्ट स्वॉर्ड। ये फैंग युआन था। वो मैदान जांग के किनारे पर अपने इमेमोरियल स्वॉर्ड ड्रैगन रूप में घूम रहा था। फैंग युआन, हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स गुस्से में थे। फैंग युआन ने ताना मारा, मैं यहां अपने फायदे के लिए हूं। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग क्या हो, तुम चाहे नेक हो या तुच्छ। आज मेन फेट गू को नाश्त करूंगा। जो भी मुझे रोकने की हिम्मत करेगा, मेन यूज मार दूंगा। अगर कोई इमॉर्टल मुझे रोकेगा तो मेन इमॉर्टल को मारूंगा। अगर कोई डेमन आएगा तो मैं उस डेमन को रास्ते से हटा दूंगा। हेवनली कोर्ट, जब तुम मेरे रास्ते में आओगे तो तुम्हारा अंजाम भी वैसा ही होगा। HMPH, शैतान, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। मारो इसे, कातिल, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स ने गालियां दी। रो! दी जैंग शेंग ठीक हो गया और फिर से डिफेंसिव लाइन से टकरा गया। ड्रैगन पैलेस ने साथ दिया और ड्रीमी लाइट स्मोक का इस्तेमाल किया। जहां भी ड्रीम पाथ किलर मूव गया, हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स पीछे हट गए। फंग जियोगे ने हल्की आह भरी, एक किलर मूव एक्टिवेट किया और यूज एक सॉन्ग वॉरियर में बदल दिया। सॉन्ग वॉरियर ने खुद को ड्रीमी लाइट स्मोक में झोंक दिया। इस तरह ड्रीमी लाइट स्मोक की हमला करने की क्षमता खत्म हो गई और वो एक सांप की तरह वापस लौट गया जो अपना पेट भर चुका हो। फंग जियोगे ड्रीम पाथ किलर मूव को सीधे तोड़ नहीं सका, लेकिन वो इस तरीके का इस्तेमाल करके उस रोकने में कामयाब रहा। डेस्टिनी सॉन्ग एक बार फिर गूंजा। दी जैंग शेंग ने असंतोष से दहाड़ा, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था और उसे एक बार फिर फंग जियोगे ने दबा दिया। डोर!
स्पेक्ट्रल सोल और उसके सेवक पहले ही एक खजाने के सामने पहुंच चुके थे। मैदान जंग पर पीछे देखते हुए फेरी जी वे ने आह भरी। मैंने सोचा नहीं था कि ट्रिपल ची रिट्रैक्शन का ये इस्तेमाल भी हो सकता है। ड्यूक लॉन्ग की लड़ाई की ताकत एक हैरान कर देने वाले स्टार तक बढ़ गई है। अस्पर फंग जियोगे की मदद, हेवनली कोर्ट की डिफेंसिव लाइन टूटने की कागार पर दिख रही है, लेकिन असल में वो डेट रहने में कामयाब है। कुल मिलाकर ताकत के हिसाब से हेवनली कोर्ट ज़ाहिर तौर पर ज्यादा मजबूत था, लेकिन उन्हें हेवन ओवरसीइंग टावर की रक्षा करनी थी और इसलिए वो अत्यंत पैसिव द, यहां तक कि ड्यूक लॉन्ग भी इससे बंधा हुआ था। ड्यूक लॉन्ग आसानी से रैंक 8 गू इमॉर्टल्स या रैंक 7 इमॉर्टल गू हाउसेस को मार सकता था, और फैंग युआन BHI 5 फिंगर फिस्ट हार्ट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके हेवनली कोर्ट के सदस्यों को आसानी से मार सकता था। ड्यूक लॉन्ग को डिफेंसिव लाइन छोड़कर फैंग युआन से दूर लड़ने का फैसला करना पड़ा। अगर इन दोनों को दूसरी तरफ के गू इमॉर्टल्स पर हमला करने की इजाजत दी जाती तो फैंग युआन को जरा सा भी दुख नहीं होता, लेकिन हेवनली कोर्ट को जगह की रक्षा के लिए काफी मैनपावर की जरूरत थी। ड्यूक लॉन्ग कभी भी फैंग युआन को अपनी कत्ल-ए-आम जारी रखने नहीं देगा। इसके विपरीत, अगर फैंग युआन ड्यूक लॉन्ग के हमलों को झेलता और पूरे दिल से हेवनली कोर्ट की मेन फोर्स पर हमला करता तो यह भी एक विकल्प था, लेकिन अगर वो ऐसा करता तो यूज ड्यूक लॉन्ग के भारी हमलों को सहना पड़ेगा। फैंग युआन ऐसा करने को तैयार नहीं था। आखिरकार वो और दूसरे तीनों रीजन्स के गू इमॉर्टल्स सिर्फ हालत की वजह से एक साथ थे। उनके लिए खुद को कुर्बान करना बहुत बेवकूफ़ी और खतरनाक था। इस तरह फैंग युआन और ड्यूक लॉन्ग ने एक दूसरे को रोक रखा था। फंग जियोगे इसके बजाय लड़ाई का केंद्र बन गया। उसने हेवन ओवरसीइंग टावर के डिफेंस की जिम्मेदारी ली, जबकि ड्रैगन प्लस और दी ज़ानशेंग को रोक रहा था। उसकी लड़ाई की ताकत दुश्मन और दोस्त दोनों की उम्मीदों से बार बार आगे निकल गई। ओल्ड मैन झेंग युआन ने अपनी अन सिकोड़ी। अब हमें बस ये देखना है कि इस डेडलॉक को कौन तोड़ सकता है। जरूरी पॉइंट फेट गू है। हेवनली कोर्ट ने पहले हाई सक्सेस डाउन मार्क्स हासिल कर लिए हैं, लेकिन रिफाइनमेंट पाथ गू फॉर्मेशन तबाह हो गया है। क्या युआन कोंगडू अकेले समय पर फेट गू को रिस्टोर कर पाएगा? मास्टर, अगर हम अभी दखल देते हैं तो क्या हम फेट गू पर कब्जा नहीं कर सकते? स्पेक्ट्रल सोल हंसा, उस छीन कर हमें क्या मिलेगा? ये मत सोचो कि वो अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, वो अभी भी पीछे हट रहे हैं। इस सिचुएशन में जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा है। पुराने वेनरेबल्स इस लड़ाई में शामिल हो चुके हैं। हम इस खजाने को लूटने और दूर ऑफ लाइफ एंड डेथ को वापस पाने के बाद बात करेंगे। जी मास्टर। चैप्टर 1952। जिम्मेदारी और बलिदान। एक सेक्ट के पहाड़ के किनारे मंजर हरा भरा था, साफ पानी बह रहा था और चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। लिटिल डू, तुम जमीन पर क्यों लेते हो? एक कोमल और नर्म आवाज सुनाई दी। सीनियर सिस्टर। जवान युआन कोंगडू ने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक लड़की झुककर उस अपनी चमकती और मुस्कुराती आंखों से देख रही थी। लड़की की नजर लिटिल डू के हाथ पर गई और उसने एक आह भरी। क्या लिटिल डू, तुमने फिर से एक रैंक 3 गू रिफाइन कर लिया? तुम सच में कमाल हो। लेकिन मैं खुश नहीं हूं। तुम जानती हो मुझे रिफाइनमेंट पाथ कल्टिवेट करना पसंद नहीं है। युआन कोंगडू बड़बड़ाते हुए उठ खड़ा हुआ। इतना उदास मत हो, तुम्हारी प्रतिभा से कितने लोग जलते हैं। लड़की ने उसका कंधा थपथपाया और सांत्वना दी, लेकिन युआन कोंगडू अभी भी उदास था और उसका सर आगे झुका हुआ था। हाँ, आओ एक काम करते हैं, मैं तुमसे एक राज शेयर करती हूं। कुछ दिन पहले मुझे अपने पिता के स्टडी रूम में एक गू मास्टर इनहेरिटेंस के सुराग माइल, वो पहाड़ के किसी कोने में छिपा हुआ है। क्या कहते हो, उस ढूंढना चाहते हो? सीनियर सिस्टर की सुंदर निगाहें युआन कोंगडू की तरफ मुड़ी। जैसा कि उम्मीद थी, किशोर युआन कोंगडू बोरियत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसकी गिरी ये सुनते ही चमक उठी। ऐसी मजेदार चीज भी है? बढ़िया है, हमारे सेक्ट के पहाड़ पर आखिरकार पूर्वजों की विरासतें हैं। गू इमॉर्टल विरासतें बहुत दुर्लभ हैं, लेकिन गू मास्टर विरासतें बहुत हैं। जल्दी से सुराग बताओ, सीनियर सिस्टर। ठीक है, सुराग एक कविता की पंक्ति है। मैं इन कुछ दिनों से इस पर सोच रही थी, मैं तुम्हें पढ़कर सुनाती हूं। सीनियर सिस्टर ने कुछ नहीं छिपाया, और ये सिर्फ एक गू मास्टर इनहेरिटेंस था। उसका पिता युआन कोंगडू का मास्टर भी था, एक गू इमॉर्टल अस्तित्व। युआन कोंगडू ने सिर्फ एक बार सुनने के बाद तालियां बजाई। मैं समझ गया। सुराग ऐसे सुलझेगा, पहले और आखिरी अक्षरों को मिलाओ, फिर दूसरे और आखिरी से पहले अक्षरों को मिलाओ, इससे हमें एक जगह का पता चलता है। सीनियर सिस्टर ने थोड़ा सोचा और खुशी से उछाल पड़ी। तो ये वहां है। लिटिल डू, तुम सच में बहुत स्मार्ट हो, तुमने तुरंत अंदाजा लगा लिया। चलो जल्दी से उस ढूंढते हैं। युआन कोंगडू आगे बढ़ा। मेरा इंतजार करो।
सीनियर सिस्टर तेजी से पीछे आए। चिंता मत करो सीनियर सिस्टर, मैं यह विरासत तुम्हें दूंगा, मैं तुमसे छीनूंगा नहीं, हा। युआन कोंगडू का शरीर पहाड़ी जंगल की गहराइयों में गायब हो गया। आखिरकार दोनों ने एक पहाड़ी गुफा के अंदर विरासत ढूंढ ली। ये एक फायर पाथ विरासत है। युआन कोंगडू और उसकी सीनियर सिस्टर ने विरासत को ध्यान से जांचा। विल फ्लेम, एक आग जो इच्छा को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करती है। ये तरीका काफी असली और हैरान कर देने वाला है। जिसे बनाने वाले गू मास्टर ने ये कैसे सोचा होगा? दिलचस्प है। ये नाम, ये मास्टर कैसे हो सकता है? युआन कोंगडू बहुत हैरान था। सीनियर सिस्टर भी हैरान थी। उसने अनिश्चित रूप से कहा, हो सकता है उनका नाम एक जैसा हो? युआन कोंगडू, हालांकि, सोच में पड़ गया और उसकी इन चमक उठी, शायद नहीं। सीनियर सिस्टर, मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम्हें यह सुराग मास्टर के स्टडी रूम में मिला था। हाँ, मैं पिता के बंबू स्क्रोल्स को ठीक कर रही थी। तुम जानती हो मेरे पिता का शौक इन पुरानी चीजों को इकट्ठा करना है। और इत्तेफाक से एक पुराने स्क्रोल से एक बंबू की छड़क स्लिप हो गई और उस पर विरासत का सुराग था। सीनियर सिस्टर ने अपनी याद ताज़ा की। ये विरासत मैंने अपने बचपन में स्थापित की थी। ठीक उसी वक्त युआन कोंगडू के मास्टर धीरे धीरे गुफा में आए और युआन कोंगडू के सामने प्रकट हुए। उनके साथ युआन कोंगडू के सेक्ट अंकल भी थे, जो कद में छोटे थे। उनका चेहरा गोल था और वो मिलनसार दिखते थे। युआन कोंगडू और उसकी सीनियर सिस्टर ने जल्दी से झुककर एक साथ सलाम किया। हम मास्टर, पिता और सेक्ट अंकल को प्रणाम करते ही युआन कोंगडू ने अपने होठ सिकोड़े। मास्टर, क्या आप अपने चेलों का मजाक उड़ा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। उसके मास्टर ने सर हिलाया। युआन कोंगडू के हाथ में विरासत को याद करते हुए देखा। हा, तुम चालाक बच्चे। मोट सेक्ट अंकल ने युआन कोंगडू की तरफ इशारा किया। तुम्हारा मास्टर और मैं अभी स्पिरिट रेजोनेंस पीक से वापस आए हैं। हम रास्ते में बातें कर रहे थे जब हमने तुम्हारे निशान देखे। मैं गारंटी दे सकता हूं कि यह विरासत सच में तुम्हारे मास्टर ने अपने यौवन में छोड़ी थी। वो इस वक्त पूरे दिल से फायर पाथ पसंद करते थे और 5 साल लगाकर प्राइमेवल स्टोन्स जमा किए थे और एक रैंक 3 फायर पाथ गू खरीदा था। लेकिन मास्टर तो साफ तौर पर वाटर पाथ कल्टिवेट करते हैं। युआन कोंगडू की उम्र बड़ी हो गई। यूज उम्मीद नहीं थी कि उसके मास्टर को भी उसकी तरह बचपन में फायर पाथ पसंद था। कोई और चारा नहीं था। मोट सेक्ट अंकल ने आह भरी। हमारे सेक्ट की वाटर पाथ विरासत को एक वारिस की जरूरत थी। एक व्यक्ति की पसंद सेक्ट की स्थिति से कैसे तुलना कर सकती है? हर गो इमोर्टल विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना पड़ता है। हर वारिस अपने पूर्वज की नींव पर विरासत में सुधार करेगा, जिससे विरासत समय के साथ चलती रहे और खत्म ना हो। ये हमारी जिम्मेदारी है। जब तुम्हारे मास्टर ने फायर पाथ छोड़ दिया, उसने खुद इस विरासत को व्यवस्थित किया। मैं उस वक्त वहां था और मैंने उस फूट फूट कर रोते हुए देखा था। खौफ। युआन कोंगडू के मास्टर ने बात काटी। जब तुम दोनों ने इस विरासत को ढूंढ लिया है, तो ये तुम्हारी हुई। चलो। दोनों सीनियर्स चले गए, युआन कोंगडू और उसकी सीनियर सिस्टर को गुफा में छोड़कर। जूनियर ब्रदर, मेन वुड पाथ कल्टिवेट करती हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं ये तुम्हें देती हूं। सीनियर सिस्टर ने भी युआन कोंगडू को अलविदा कहा। युआन कोंगडू ने अपने हाथ में विरासत को देखा। उसके दिल में हल्की लहरें उठ रही थी जब उसने बड़बड़ाया, मास्टर। उसने अपनी उंगली फिर से खोली। युआन कोंगडू ने देखा कि वो अभी भी हेवन ओवरसीइंग टावर के अंदर था। कसम से, रिफाइनमेंट के दौरान बैकलैश झेलना पड़ा और मैं बेहोश हो गया। युआन कोंगडू का दिल जोर से धड़कने लगा जब उसने वो दृश्य याद किया। गू रिफाइनमेंट में सबसे बड़ा टबू डिस्टर्ब होना है। उसके घाव कितने भी गहरे क्यों ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता था। मुख्य बात यह थी कि फेट गू ठीक था या नहीं। यह उस प्लान से जुदा था जिसे हेवनली कोर्ट लाखों सालों से अंजाम दे रहा था। युआन कोंगडू लगभग उम्मीद छोड़ चुका था। गू रिफाइन करने वाला एकलौता गू इमॉर्टल होने के नाते वो असल में बेहोश हो गया था। क्या फेट गू, जो रिफाइनमेंट का लक्ष्य था, आखिर सही सलामत हो सकता था? फेट गू इस वजह से नाश नहीं होगा, लेकिन बहुत संभव था कि पिछले रेस्टोरेशन के ज्यादातर नतीजे गायब हो जाएंगे। हो सकता है यह अपनी मूल क्षतिग्रस्त अवस्था में वापस आ जाए। अभी युआन कोंगडू बस यही उम्मीद कर सकता था कि फेट गू की हालत थोड़ी बेहतर हो। उसकी और हेवनली कोर्ट की सालों की मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। लेकिन जब युआन कोंगडू ने अपना सर उठाकर फेट गू को देखा, तो वो हैरान रह गया। ये क्या? आग के एक गोले ने गू रिफाइनमेंट में उसकी जगह ले ली थी। फेट गू चुपचाप आग में लेता हुआ था और पूरी तरह से ठीक होने से बस आधा कदम दूर था। हैरानी के बाद युआन कोंगडू के दिल में गर्माहट भर गई। ये उसका विल फ्लेम था।
एक आग जो इच्छा को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करती थी, उसने इसे अपने मास्टर की विरासत से अपने बचपन में हासिल किया था। बाद में उसने रिफाइनमेंट पाथ कल्टिवेट किया, लेकिन फायर पथ को भी नहीं भूला। उसने विल फ्लेम में सुधार करना जारी रखा और इसे इमॉर्टल लेवल तक विकसित किया। विल फ्लेम पहले ही मेरा सबसे परिचित और सबसे माहिर गू रिफाइनमेंट तरीका बन चुका है। शायद मैंने बेहोशी में अनजाने में विल फ्लेम एक्टिवेट कर दिया था। युआन कॉन्गडू ने अंदाजा लगाया। ये पहली बार नहीं हुआ था। दरअसल उसकी पूरी जिंदगी में, उसके अनेकों गू रिफाइनमेंट अनुभवों में, कई बार ऐसा हुआ था जब विल फ्लेम ने आपातकाल में उसकी जगह ली थी। हर बार जब वो हिम्मत हारने लगता, वो विल फ्लेम एक्टिवेट कर देता था ताकि वो अस्थायी रूप से उसकी जगह ले सके और स्थिति को संभाल सके। अनेकों बार के बाद जरूरी समय पर विल फ्लेम का इस्तेमाल करना उसकी अवचेतन आदत बन चुकी थी। युआन कॉन्गडू ने राहत की सांस ली। उसने चुपचाप जलते हुए विल फ्लेम को देखा और सोचा, इसको आदत कहने से ज्यादा बेहतर है, ये एक तरह की जिम्मेदारी है। उसने अपने मास्टर के बारे में सोचा और मुस्कुराया। जिम्मेदारी? मास्टर, लगता है मैंने आपको निराश नहीं किया। युआन कॉन्गडू अपनी हालत जानता था। उसके घाव बहुत गहरे थे और वो गू रिफाइनमेंट जारी रखने में असमर्थ था। लेकिन उम्मीद उसके सामने थी। उसने अपनी आखिरी जिंदगी और इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके इस विल फ्लेम के गोले को और मजबूत किया। जलो, और तेजी से जलो। युआन कॉन्गडू बड़बड़ाया। उसने अपनी ही जिंदगी का इस्तेमाल करके विल फ्लेम को रोशन किया। विल फ्लेम चुपचाप जला। आग और तेज हो गई और अत्यंत स्थिर हो गई। आग के अंदर फेट गू ने आखिरकार आखिरी कदम पार कर लिया। उसने पूरी तरह से ठीक होना हासिल कर लिया। जबकि युआन कॉन्गडू अब बेजान था। अपने मास्टर की तरह, अपनी सीनियर सिस्टर की तरह और हेवनली कोर्ट के अनेकों सीनियर्स की तरह, उन्होंने हेवनली कोर्ट के लिए अपना खून पसीना दिया था, अपनी ही जिंदगी का इस्तेमाल करके हेवनली कोर्ट की नींव राखी थी। वो मौत में भी एक सच्चा हीरो था। हेवनली कोर्ट की नींव विशाल सेंट्रल कॉन्टिनेंट खून और बलिदान से बनी थी। विल फ्लेम बुझ गया। ही। कॉन्ग यान की कमजोर हंसी हेवन ओवरसीइंग टावर की शांत सबसे ऊपरी मंजिल पर गूंजी। युआन कॉन्गडू ने अपना काम पूरा कर लिया है, अब हमारी बारी है। लेकिन हमारी हालत में अपनी आवाज तक पहुंचना मुश्किल है। हेवन ओवरसीइंग टावर को एक्टिवेट करना तो दूर की बात है। चे वे ने कहा। उसका लहजा शांत और गहरा था। कॉन्ग यान ने ऐसे जवाब दिया जैसे उसको कोई चिंता ही ना हो। अभी भी एक तरीका है। मेरे अपर्चर में बची हुई इमॉर्टल एसेंस मेरे ट्रम्प कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए काफी है। क्या ये इत्तेफाक की बात नहीं है? चे वेई और कॉन्ग यान गहरे दोस्त दी। चे वेई टूरेंट कॉन्ग यान का मतलब समझ गया। ऐसा मत करो। अगर तुम मेरे घाव अपने ऊपर ले लोगे तो तुम तुरंत मर जाओगे। मौत से कैसा डरना? अभी हमारे साथी बाहर लड़ रहे हैं। डिफेंसिव लाइन टूटने की कागार पर है। उनके पास शायद किसी और को भेजने का मौका नहीं होगा। भाई चे वे, हम एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। तुम्हारी काबिलियत मुझसे ज्यादा है। लेकिन तुम्हारा सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। तुम जल्द ही अपना रास्ता बना लोगे। मैं सच में उसका इंतजार कर रहा हूं। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि मैं उस देख नहीं पाऊंगा। जैसे हाई कॉन्ग यान ने हल्के से कहा, उसके शरीर से एक हल्की नीली रोशनी फैली और चे वेई को ढक लिया। दोनों गू इमॉर्टल्स के हर तरफ GHAAV यहां तक कि उनकी हड्डियां और मांस भी कुचले हुए थे। लेकिन नीली रोशनी के प्रभाव से चे वे का शरीर ठीक होने लगा, जबकि कॉन्ग यान का और भी गंभीर हो गया। मेरे दोस्त, चे वे ने अपनी अंग बैंड की ओर फिर खोली। आंसुओं की दो धाराएं चुपचाप बह निकली। कॉन्ग यान मर चुका था। चे वे के GHAAV अभी भी गहरे थे, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके फेट गू की तरफ मुश्किल से क्रॉल किया। एक्टिवेट हो जा, एक्टिवेट हो जा, मैं तुमसे विनती करता हूं। चे वे की नजर धुंधली हो गई। उसने अपनी सारी इमॉर्टल एसेंस डाल दी और इस वक्त सिर्फ चुपचाप प्रार्थना ही कर सकता था। चैप्टर एंड।